अमेरिका। फ़ोन की घंटी बजने पर किचन की ओर जा रही साधना ने घंटी की आवाज़ सुनने पर फ़ोन रिसीव किया। हेलो। हेलो साधना, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसे हैं? और घर में सब कैसे हैं? हम भी यहाँ पर सब ठीक हैं। सुबह सुबह फ़ोन कर दिया मैंने, कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुम कोई काम तो नहीं कर रही थी? अरे नहीं आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके फ़ोन करने से मुझे क्यों परेशानी होगी? और अगर मैं कोई काम कर भी रही होती तो सबसे पहले आपका फ़ोन उठाऊंगी, सब काम छोड़कर। और वैसे भी सुबह आपके वहाँ हुई है, यहाँ तो रात हुई है। मैं बस किचन में जा रही थी देखने डिनर तैयार हुआ है या नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। यहाँ जब सुबह होती है तो अमेरिका में रात होने लगती है। किसका फोन है साधना बहू? रीना जी ने आकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए पूछा। इंडिया से मेगा आंटी जी का फोन है माँ। अरे, तो बता क्यों नहीं रही? यहाँ मुझे बात करनी है। जी माँ, आपको ही कहने वाली थी। लीजिए बात कीजिए। साधना ने फोन रीना जी को दिया और खुद सामने की कुर्सी पर बैठ गई। रीना जी मेगा जी से बात करने लगी। तब तक राधिका और सभी बच्चे भी हॉल में आ गए और अपनी अपनी कुर्सी खींचकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कैसी बातें कर रही हैं मेघा जी? घर में शादी है और हम सब आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम शादी से पहले पहुंच जाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। आखिर हमें मिले हुए भी तो 2 साल हो गए। दोनों परिवारों के बीच इतना मतभेद होने के कारण कितनी गलतफहमी हुई, फिर भी मौके की नज़ाकत को समझते हुए आपने भी हमारा साथ दिया और हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दोनों परिवारों को करीब लाने की। और आज देखो, हमारे बच्चे खुश हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? ऋषभ, नन्ही, नेहा, वैभव, सबके रिश्तों में जो करवाट आई थी वह दूर हो गई है। सब हंसी खुशी अपनी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश हैं। हमें और क्या चाहिए? ऋषभ ने भी खुद को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की है और वह सफल भी हो गया है। और ये सब हुआ है हमारी नन्ही की वजह से। नन्ही भी अब खुश है और अब तो खुशियां दुगनी होने वाली हैं। इसलिए हम शादी में मिलेंगे और खूब धूमधाम से शादी होगी और सब खुशियां मनाएंगे। रीना जी ने मेघा जी से कुछ देर बात की और फिर फोन कट कर दिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए रीना जी के चेहरे की खुशी के भाव देख रहे थे। जब तक रीना जी ने फोन पर बात की तब तक शिव जी, परम, अहम, ऋषभ सब आकर डाइनिंग टेबल पर अपने चेहरे पर हाथ लगाए रीना जी को देखते हुए खुश हो रहे थे। जैसे ही रीना जी ने फ़ोन कट किया और उनकी नज़र सामने गई तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेघा जी का फ़ोन था, जल्दी से जल्दी आने के लिए कह रहे होंगे। शिव जी ने रीना जी से सवाल किया। जी, मेघा जी ने कहा है कि शादी वाले दिन पहुंचे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए हम सबको पहले पहुंचना होगा, वरना वह नाराज हो जाएंगे। और खास राजेंद्र जी ने तो आपसे कहा है कि अगर आप जल्दी नहीं आए तो दोस्ती खत्म। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऋषभ, तुम अगले हफ्ते की टिकट करवाओ, हम सब साथ ही में एक हफ्ता पहले इंडिया जाएंगे। शिवजी ने कहा तो सब खुश हो गए। बच्चे भी हूटिंग करने लगे। अच्छा चलो, सब डिनर करो, फिर सब अपनी अपनी पैकिंग शुरू कर दो। जो भी खरीदना है, जो भी शॉपिंग करनी है कर लो, क्योंकि अगले हफ्ते हम सब इंडिया जा रहे हैं। शिवजी ने कहा तो सब चुपचाप डिनर करने लगे। इंडिया, मुंबई। आपने उन्हें आने के लिए कहा या नहीं? राजेंद्र जी ने चाय का कप पकड़े हुए अखबार पढ़ते हुए मेघा जी से पूछा। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी रीना जी से बात हुई और उन्होंने कहा है कि सब जल्दी आ जाएंगे। उनके बिना यहाँ शादी कहाँ हो पाएगी। और आप भी जल्दी चाय पीकर उठे और जाकर काम देखिए। वक्त कितना रह गया है शादी के लिए। जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं, फिर मेहमान आने लगेंगे। अभी छोटे छोटे काम रह जाएंगे और बाद में परेशानी होगी। आप इतनी परेशान क्यों हो रहे हैं? सब काम हो जाएंगे और वक्त से हो जाएंगे। अच्छा, मैं निकलता हूँ, राजेंद्र जी ने कहा और कॉलेज के लिए निकल गए। मेघा जी अपने काम में लग गईं। तभी वैभव ऊपर से आता हुआ दिखाई दिया तो वह काम छोड़कर वैभव के पास आई और कहा, अब तुम कहाँ चले? मैंने कहा है ना कि तुम दोनों कल से ऑफिस नहीं जाओगे। घर में शादी है, कितना काम है। तुम्हारे पापा कॉलेज से छुट्टी नहीं ले सकते, लेकिन तुम दोनों तो छुट्टी ले सकते हो ना, क्योंकि तुम तो खुद बॉस हो ना। मैं अकेले कितना काम करूँगी? माँ, शादी के 10 दिन है
और सारा काम तो हो चुका है, जो रह गया है वह भी मैं करवा रहा हूँ। इसलिए तो हम सब ने काम बांट कर रखा है ना। मेरे ऑफिस में कुछ काम है, 2-3 दिन में काम खत्म करके मैं छुट्टी ले लूँगा। और बास हूँ, तभी तो मेरे कंधे पर ज़्यादा काम है। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप परेशानी मत लीजिए। रुको वैभव, तुमने नन्ही से बात कर ली? मेघा जी के सवाल पर वैभव ने पलट कर देखा और नामे अपनी गर्दन हिलाकर सर झुका लिया। कुछ भी हो वैभव, तुम्हें नन्ही से इस बारे में बात करनी होगी। ठीक है माँ, मैं आज ही बात कर लूँगा, वैभव ने कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। तुम जितनी जल्दी नन्ही से बात करोगे उतना ही अच्छा होगा, मेघा जी ने अपने मन में कहा और सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? और आपकी चाय भी ठंडी हो गई, आपने पी नहीं? नेहा की आवाज़ पर मेघा जी ने चौंक कर नेहा की तरफ देखा। नहीं, वह मैं पता नहीं क्या सोचने बैठ गई थी। नेहा तुम बैठो, तुम भी चाय पियो। मेघा जी एक कप लेकर केतली से चाय निकालने लगी। आप परेशान हैं माँ? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नेहा मेघा जी के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उनके दोनों हाथ थाम कर, आप मुझसे छुपा रही हैं ना? मैं जानती हूँ आप परेशान हैं। कितना वक्त गुजर गया माँ उन बातों को, फिर भी आपके दिल में ये डर क्यों बैठा है? आप अपने दिल से डर निकाल दो माँ। सब कुछ ठीक है, सब अपनी अपनी जगह खुश हैं। और तुम भी खुश हो नेहा? मेघा जी ने नेहा के हाथ से अपने हाथ छुड़ाकर उसका चेहरा थामते हुए पूछा। नेहा की आंखों में नमी आ गई। आप सब खुश हैं ना माँ? नेहा ने अपने दोनों हाथ मेघा जी के हाथों पर रखे। आप सब खुश हैं ना इस शादी से? तो मैं क्यों खुश नहीं हो सकती? मेरा और है ही कौन माँ? आप, पापा, नन्ही, वैभव, वेद, व्योम, आप सब मेरी दुनिया है माँ। आप सब खुश हैं, आप सबकी खुशी देखकर ही मैं जी रही हूँ। वैभव को नन्ही मिल गई, नन्ही को उसका वैभव। मुझे मेरे दोनों दोस्तों के साथ साथ माँ पापा भी मिल गए। वेद और व्योम मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान और कौन हो सकता है? हम सब तो तुम्हें प्यार करते हैं नेहा, और हमेशा करते रहेंगे। मैं तुम्हारे जीवन साथी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ एक सही जीवन साथी जीवन की राह बहुत आसान कर देता है। मेघा जी ने नेहा की आंखों में देखते हुए कहा। हम सफ़र, कुछ भी हो जाए माँ, मैं शादी से खुश हूँ। और रही हम सफ़र की बात, आप तो उसे जानती हैं, इसलिए तो आप सबकी राय मांगी थी। वैभव, नंदी ने इजाज़त दी, तभी तो ये शादी कर रही हूँ माँ। और मैं इस शादी की कसौटी पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। और ये रिश्ता मुझे दिल से स्वीकार है, इसलिए आप अपने दिमाग में इस बात को कभी मत लाइएगा कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए नेहा उठकर सोफे पर बैठकर मेघा जी के गले लग गई। मेघा जी के चेहरे पर भी सुकून के भाव आ गए। दादी दादी करते हुए बेदाल में आया और नेहा को धकेलकर खुद मेघा जी के गले लग गया। नेहा खड़ी होकर अपने कमर पर दोनों हाथ रख बेद को घूरने लगी। तभी व्योम भी अपने नन्हे नन्हे कदमों पर चलकर मेघा जी के पास आया और दूसरी तरफ से उनकी गोद में चढ़ गया। दोनों मेघा जी के गले लगे हुए हैं। नेहा को जीभ निकालकर चिढ़ाने लगे तो हैरानी से नेहा की आंखें बड़ी हो गईं। मेघा जी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। नेहा ने सीढ़ियों से उतरती हुई नंदिनी को देखा तो उसका हाथ पकड़कर हाल में ले आई और सामने सोफे पर बैठकर नंदिनी के गले लग गई। व्योम और वेद को जीभ निकालकर चिढ़ाने लगी। नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वेद और व्योम दोनों भाग कर आए और नेहा को धकेलने लगे तो नंदिनी ने उन दोनों को पीछे किया और नेहा को कस के गले लगा लिया। वेद और व्योम मासूमियत से नंदिनी और नेहा को देखने लगे। नेहा नन्ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगीं और फिर दोनों को उठाकर अपनी अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगीं। सॉरी मौसी, वेद ने नेहा के सामने आकर कान पकड़ते हुए कहा तो छोटा सा व्योम भी अपने छोटे छोटे हाथों से अपने कान पकड़ने लगा। नन्ही, नेहा और मेघा जी इन दोनों की मासूमियत देखकर हंसने लगीं। सॉरी मौसी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। अब आपकी शादी होने वाली है ना, आप हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए सॉरी। नेहा ने नमी भरी आंखों से वेद को देखते हुए अपने सीने से लगा लिया। आई मिस यू मौसी, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। जब आपकी शादी हो जाएगी तब तो आप भी अधिका की तरह बहुत टाइम तक हमसे मिल नहीं पाओगी ना।
क्योंकि शादी के बाद तो आप अमेरिका चले जाओगी। हाँ, आपकी मौसी अमेरिका चली जाएगी, लेकिन हम फ़ोन पर बात करेंगे ना, वीडियो कॉल पर, तो हम रोज़ मौसी को देख पाएंगे, जैसे आप रोज़ राधिका से बातें करते हो। नन्ही ने प्यार से बेद को समझाते हुए कहा। चलो अब आप दोनों खेलो। नन्ही ने कहा तो बेद और व्योम नेहा के गले लगे और फिर अपने खिलौनों के साथ खेलने लगे। अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। वैभव 10 बार फ़ोन कर चुके हैं, हमारी ज़रूरी मीटिंग है, नन्ही ने कहा और अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगी। नेहा ने नन्ही का हाथ पकड़ लिया। नन्ही के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। नन्ही के हाथ उसके बैग से छूट गए और उसने नेहा को कसकर अपने गले लगा लिया। क्या हुआ नेहा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। नन्ही ने नेहा को अलग करके उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर कहा। नेहा ने रोते हुए अपनी गर्दन नामे हिला दी और फिर से नन्ही के गले लग गई। कुछ दिन रहते हैं मेरी शादी को, फिर मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, अमेरिका, बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम्हें जरा भी मुझसे प्यार नहीं है ना नन्ही? तुम्हें सिर्फ ऑफिस का काम सोच रहा है ना? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना मिस करूंगी, फिर भी तुम ऑफिस जा रही हो। कुछ दिन तुम मेरे साथ समय नहीं बिता सकती? नेहा ने भारी आवाज से रोते हुए कहा। बस ये बात थी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था नेहा। मुझे लगा कि हमने तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला ले लिया है। तुम इतनी सी बात के लिए इतना रो रही हो। मैं बस आज का दिन ही ऑफिस जा रही हूँ, वह भी सिर्फ 2 घंटे के लिए, क्योंकि मैंने वैभव से पहले ही कह दिया है कि मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। मुझे नेहा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। आज एक ज़रूरी मीटिंग है, बस उसे ख़त्म करना है। 2 घंटे के बाद मैं घर आ जाऊंगी। फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी शादी की तैयारियां करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारा समय साथ बिताएंगे। नन्ही ने प्यार से नेहा के आंसू पोंछते हुए कहा तो नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा अब मैं जाऊं? सिर्फ 2 घंटे के लिए। तब तक तुम वेद और व्योम के साथ मस्ती करो। मैं और वैभव दोनों ही वापस जल्दी आ जाएंगे। नन्ही ने कहा तो नेहा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और नन्ही को जाने के लिए कहा तो नन्ही एक नज़र मेघा जी की ओर देखकर नेहा के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए ऑफिस के लिए निकल गई। नेहा भी वेद और व्योम के साथ मस्ती करने लग गई। मेघा जी चाय पीते पीते उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। नन्ही ऑफिस पहुंची तभी उसे सामने से आता हुआ वैभव दिखाई दिया। वैभव ने नन्ही को रुकने का इशारा किया तो नन्ही ने अपने होंठ टेढ़े करते हुए नजरें घुमाकर वैभव को इग्नोर करते हुए अपने केबिन में चली गई। वैभव के कदम वहीं जड़ हो गए। हैरानी से आंखें बड़ी हो गईं और भौहें इकट्ठी हो गईं। वैभव भी तेज कदमों से चलते हुए नन्ही के केबिन में पहुंचा। नन्ही किसी फाइल को देखने में व्यस्त थी। वैभव जाकर ठीक नन्ही के सामने खड़े होकर उसे देखता रहा। नन्ही ने एक बार भी नजर उठाकर वैभव की ओर नहीं देखा तो वैभव ने टेबल पर 2-3 बार हाथ से टैप किया। फिर भी नन्ही चुपचाप अपनी फाइल पर नजरें गड़ाए बैठी रही। वैभव चेयर खींचकर उस पर बैठ गया और लगातार नन्ही की ओर देख रहा था। काफी देर वैभव की नजरें नन्ही को खुद पर महसूस होती रहीं। जब नन्ही ने नजरें उठाकर वैभव को छोटी आंखें करके देखा, वैभव के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। नन्ही ने चिढ़कर फिर से अपनी नजरें फाइल में गड़ा लीं। वैभव की प्यार भरी नजरें फिर से नन्ही के ऊपर जड़ गईं। कुछ ही पल बाद नन्ही उठी और फाइल बंद करके केबिन के बाहर निकलने के लिए बढ़ गई। नन्ही को बाहर जाते देख वैभव जल्दी से उठा और पीछे से जाकर नन्ही का हाथ थाम अपनी ओर खींच लिया। अचानक सब कुछ होने से नन्ही सीधा वैभव के सीने से टकरा गई। तब तक वैभव के दोनों हाथ नन्ही की कमर के पीछे जाकर कस गए। नन्ही ने नाराजगी से वैभव को देखा और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर पीछे ले जाकर वैभव के हाथों से खुद को छुड़ाने लगी। वैभव की पकड़ नन्ही पर और कस गई। नन्ही खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैभव नन्ही के चेहरे को बहुत प्यार से निहार रहा था। जब काफी देर तक नन्ही खुद को नहीं छुड़ा पाई तो चुपचाप खड़ी हो गई। कब तक नाराज रहने का इरादा है? वैभव ने एक हाथ नन्ही की कमर पर रखे और दूसरा हाथ नन्ही का चेहरा ऊपर उठाकर पूछा। जब तक आप ऐसी बातें करते रहेंगे। नन्ही ने चेहरा फेरते हुए नाराजगी से कहा। अच्छा सॉरी, आज के बाद ऐसी बातें कभी नहीं करूंगा। वैभव ने अब नन्ही का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर कहा। नन्ही ने नजरें उठाकर वैभव की ओर देखा और उसके सीने से लग गई। जब आप ऐसी बातें करते हैं ना तो बहुत डर लगता है। दूर जाने की बातें करते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि मुझे कितना हर्ट होगा।
मजाक कर रहा था नन्ही। मरना तो फिजूल की बातें हैं। मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ये पूरी जिंदगी तुम्हारी बाहों में बिताना चाहता हूँ। सुबह सुबह ऐसा मजाक, इतनी अशुभ बातें, ऐसा मजाक कौन करता है। बात सिर्फ यही थी ना कि मैंने आपसे कहा कि नेहा की शादी के लिए हम सब साथ में शॉपिंग करने जाएंगे और आप ही मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। आपको पता है ना, हमेशा से आपकी पसंद की हर चीज़ लेती रही हूँ मैं। और आपने क्या कहा? यही बात अगर मैं कहती तो, जब तक आप मेरे हाथ की कॉफ़ी नहीं पी लेते तब तक आपको चैन नहीं मिलता। और अगर मैं कहूँ कि अगर मैं ना रही तो। नन्ही के बोलने से पहले ही वैभव ने अपना हाथ नन्ही के मुंह पर रख दिया। वैभव की आंखें नम हो गई। नन्ही वैभव का हाथ अपने मुंह से हटाकर, अब क्या हुआ? मैंने तो अभी पूरी बात भी नहीं करी और आपने पहले ही मेरा मुंह बंद कर दिया। और जब खुद बोलते हैं तब नहीं पता चलता मुझे हर्ट होगा। वैभव का गला भर आया था नन्ही की बातें सुनकर। आंखों में नमी छलक आई। वैभव ने अपने दोनों हाथ नन्ही के खुले बालों में फंसाए और उसका चेहरा खुद के करीब करके, दोबारा ऐसा सोचना भी मत, समझी? अपनी कई बात की माफ़ी मांग रहा हूँ ना। तुम्हारे मुंह से यह सब सुनना मुझे पसंद नहीं। गुस्सा करो, लड़ो मुझसे, झगड़ा करो, शिकायत करो, नाराज़गी जताओ। अपने प्यार से तुम्हें मना लूँगा मैं। तुम जहाँ कहो तुम्हारे साथ चलूँगा। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे इशारों पर बिता दूँगा। लेकिन दोबारा मेरी ज़िंदगी से जाने की बात की तो तुम्हारा मुँह बंद करके फिर से अपना वही तरीका अपनाना होगा मुझे। वैभव की बात सुनकर नन्ही की आंखें हैरानी से फैल गईं। लेकिन तब तक वैभव ने नन्ही के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। सहना मुश्किल हो जाती है तुम्हारी दूरी, फिर वह चाहे कुछ पलों की ही क्यों ना हो। रहना तो दूर, सोच भी नहीं सकता तुमसे दूर रहने की। 2 साल पहले तबाह हो चुका होता वैभव, अगर उसकी जिंदगी में नन्ही ना होती। तुम तो अपनी कसम देकर चली गई थी और उस कसम को तोड़ना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं। और जितनी मोहब्बत करता हूँ ना, उससे ज़्यादा तुम्हारी खुशी की चाहत रखता हूँ मैं। जिसमें तुम्हारी खुशी हो, उस राह में अड़चन बनकर मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए तो तुम्हें तुम्हारी मर्जी से खुद से दूर जाने के लिए भी तुम्हारी कसम के आगे बेबस होकर नहीं रोक पाया तुम्हें। लेकिन भगवान को मुझ पर तरस आ गया। बस, मुझे कुछ भी याद नहीं करना, कहते हुए नंदी फिर से वैभव के सीने से लग गई। उस पल को याद करती हूँ ना, तो सांसें तेज चलने लगती हैं मेरी। भूल जाना चाहती हूँ मैं वो मंजर, जिस वक्त मैंने अपनी कसम देकर आपको खुद से दूर किया था। सच में, शायद भगवान को हम दोनों पर ही तरस आ गया था, इसलिए तो आज फिर दोनों साथ हैं। मुझे कुछ याद नहीं करना कभी यादों में से। नंदनी ने वैभव की शर्ट को कसकर पकड़ते हुए कहा। ठीक है, कुछ याद नहीं करेंगे हम। वैभव ने नंदनी का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा। नंदनी की आंखों से आंसू साफ किए, जो बीते पलों को याद करके नंदनी की आंखों से बह रहे थे। फिर वैभव ने नंदनी को ले जाकर साइड में रखे सोफे पर बिठाया। नंदनी वैभव के चेहरे को देख रही थी। वैभव ने नंदनी को खुद को देखते हुए पाया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है नंदनी, तुम पहले मेरी पूरी बात सुनोगी। वैभव नंदनी के दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। ऐसी क्या बात है वैभव, जिस बात की परेशानी आपके चेहरे पर झलक रही है? नेहा की शादी है, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, हमारे सभी ऑफिस के एम्प्लॉय, तुम्हारी मम्मी पापा, हमारे कुछ रिश्तेदार। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? शादी है, सबका आना तो बनता है। और आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी अरेंजमेंट कर लेंगे। किसी को किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ नन्ही, तुम सबका अच्छे से ख्याल रखोगी। किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब आएंगे नन्ही, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई भाभी, पिया, सब आएंगे। और अमेरिका से राय फैमिली। राय फैमिली का नाम सुनते ही नन्ही की धड़कन तेज चलने लगी। नन्ही ने वैभव के हाथों से अपने हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। वैभव ने अपनी आंखें भींच लीं। तुम जानती हो ना नन्ही, नेहा की शादी में उनका आना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना शादी नहीं हो सकती। शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन अगर उन्हें नहीं बुलाया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं सुबह सब सुन चुकी हूँ। मैंने सुबह माँ को फ़ोन पर साधना भाभी, रीना माँ से बात करते हुए सुन लिया था। मुझे उनके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि वो सब आ रहे हैं। 2 साल बाद मैं उन्हें मिलूंगी। वीडियो कॉल में ही सबको देखा है,
फ़ोन पर बात की है। सामने से सबको देखूंगी कितना अच्छा लगेगा ना। नंदी ने मुस्कुराकर वैभव की ओर देखते हुए कहा। ऋषभ भी आ रहा है नंदी, वैभव ने कहा तो नंदी के चेहरे की मुस्कुराहट जाती रही। नंदी ने अपनी साड़ी का किनारा अपने हाथ में थामा और अपनी उंगली से घुमाने लगी। वैभव नंदी के पास आया, नंदी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर। ऋषभ बदल चुका है नंदी, वह पहले की तरह नहीं है। वह भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। तुम्हारे दिल में जो भय है तुम्हें उसे निकालना होगा। तुम्हारे चेहरे पर डर देखकर हो सकता है ऋषभ के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी, क्योंकि उसने तुम्हारी खुशी के लिए खुद को बदल दिया है। नन्ही, तुमने भी उसे दिल से माफ़ कर दिया था और मैं हमेशा ऋषभ का एहसानमंद रहूँगा, जिसने तुम्हें मुझे मेरी ज़िंदगी में वापस लौटा दिया, तुम्हारी कसमें बनकर। मैं तो तुम्हें खो ही चुका था और तुम मुझसे दूर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा चुकी थी। नन्ही ने नजरें उठाकर वैभव की ओर देखा। आपसे दूर जाने का वह मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। एहसानमंद तो मैं भी हूँ ऋषभ की, लेकिन आज मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। वो अच्छे पति, एक अच्छे पिता और एक अच्छे बेटे की कसौटी पर खरे उतर चुके हैं। मेरी कई बातों का उन्होंने पूरा मान रखा है। अपनी पत्नी को बेशुमार चाहत, इज्जत और अपनी बेटी आर्या पर जान निसार करते हैं वो। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। मैं तो चाहती हूँ कि वो सब आएं। मैं भी आर्या से मिलना चाहती हूँ। आज ही मैं खुद उन सबको एक बार फिर से इनवाइट करूँगी। नंदी ने कहा तो वैभव के चेहरे पर भी सुकून की बात उभर आई। वैभव ने नंदी को अपनी बाहों में कस लिया। आपको किसी भी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही किसी बात का डर। डर है तो बस आपसे दूर जाने का, और अब कोई वजह नहीं है जो मुझे आपसे दूर ले जाए। नन्ही ने भी वैभव का चेहरा अपने हाथों में थामकर कहा और हल्के से अपने होठों से वैभव के होंठ छू लिए तो वैभव के चेहरे पर भी प्यार भरी मुस्कान तैर गई। तभी नन्ही के केबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ तो दोनों एक दूसरे से दूर हुए। तभी रिसेप्शनिस्ट ने आकर मीटिंग के बारे में कहा तो दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने के लिए निकल गए। दूसरी ओर अमेरिका में सब लेडीज अपनी शॉपिंग करके घर पर आईं। सब हाल में बैठकर सामान देख रहे थे। तभी ऋषभ ने आकर सबको टिकट कन्फर्मेशन की जानकारी दी। रीना जी ने टिकट्स देखी तो उसमें ऋषभ का नाम कहीं भी नहीं था। यह क्या ऋषभ, तुम हम सबके साथ इंडिया नहीं जा रहे? रीना जी ने चौंक कर ऋषभ की ओर देखते हुए पूछा। नहीं माँ, आप सब जा रहे हो, मैं नहीं, ऋषभ ने कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ऋषभ भाई, अगर आप नहीं चलोगे तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा, साधना ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा तो ऋषभ के कदम ठहर गए। ऋषभ वापस साधना के पास आया। भाभी, आप मेरे न जाने की वजह जानती हैं और मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बात आप करेंगे। ऋषभ ने गहरी सांस भरते हुए साधना से कहा। ठीक ही तो कह रही है साधना भाभी, आपको हमारे साथ चलना होगा, वरना हम में से कोई भी नहीं जाएगा। इस बार राधिका ने कहा। आप सब समझ क्यों नहीं रहे? मैं वहाँ नहीं जा सकता, ऋषभ ने थोड़े गुस्से से कहा। आप चाहते हैं कि पहली बार हम सब आपकी पत्नी को लेकर इंडिया जाएं, और वह भी आपके बिना? आप तो जानते हैं ना कि आर्या आपके बिना एक मिनट भी नहीं रहती। आप नहीं चलेंगे तो आर्या वहाँ एक दिन भी नहीं रहेगी, साधना ने कहा तो ऋषभ की नज़र खेलती हुई आर्या पर पड़ी। तभी हॉल में फ़ोन बजने लगा। परी ने फ़ोन उठाया। हेलो, हेलो परी बेटा, कैसे हो? नन्ही ने परी की आवाज़ पहचानते हुए बड़े प्यार से पूछा। नन्ही चाची, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नन्ही का नाम सुनते ही ऋषभ के कदम ठिठक गए। सबकी नज़र ऋषभ के चेहरे पर गई, जिस पर कई भाव आ जा रहे थे। परी ने बात करके फ़ोन साधना को दिया तो साधना ऋषभ की ओर देखते हुए बात करने लगी। भाभी, ऋषभ जी हैं क्या वहाँ? नन्ही के कहते ही साधना की आंखें हैरानी से फैल गईं। हाँ, कहते हुए साधना ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फ़ोन ऋषभ की ओर बढ़ा दिया। ऋषभ हैरानी से साधना की ओर देख रहा था। ऋषभ ने इशारे से साधना से पूछा। नन्ही उससे बात करना चाहती है? तो साधना हैरानी भरी आंखों से हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी। ऋषभ को यकीन नहीं हो रहा था कि नन्ही खुद से बात करना चाहती है, क्योंकि इन 2 सालों में जब भी नन्ही का फ़ोन आता था या कोई नन्ही को फ़ोन करता था, ऋषभ पास ज़रूर होता था, लेकिन वह कुछ बोलता भी नहीं था कि कहीं उसकी आवाज़ सुनकर नन्ही की पुरानी यादें ताज़ा ना हो जाएं। जब भी नन्ही किसी से वीडियो कॉल पर बात करती थी
तो ऋषभ कभी उसके सामने नहीं आता था। हाँ, वह चुपके से एक बार नन्ही का चेहरा जरूर देख लेता था। इसी वजह से वह 2 साल से अपने परिवार को लेकर इंडिया भी नहीं आया था, क्योंकि वह नन्ही को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। वैभव से फोन पर बात किया करता था, नन्ही का हालचाल पूछा करता था। वैभव भी उसे खुद से कॉल कर लिया करता था और सबके बारे में बातें किया करते थे। लेकिन नन्ही इन 2 सालों में आज पहली बार ऋषभ से बात करने जा रही थी। ऋषभ ने कांपते हाथों से साधना के हाथ से फोन लिया और अपने कान पर लगा लिया। ऋषभ कुछ कहता उससे पहले ही नन्ही बोल पड़ी। क्या हुआ भाभी? क्या ऋषभ मुझसे बात नहीं करना चाहते? ऋषभ ने नन्ही की आवाज सुनी तो उसका दिल धड़क गया। सांसें तेज चलने लगी। नन्ही को महसूस हुआ दूसरी तरफ फोन पर ऋषभ है, तो नन्ही अपनी सांसें रोककर ऋषभ की जोर जोर से चलती सांसें सुन रही थी। नन्ही के पास बैठा हुआ वैभव उठकर दूसरी ओर जाने लगा, तो नन्ही ने कसकर वैभव का हाथ पकड़ लिया और इशारे से अपने पास बैठने के लिए कहा। तो वैभव ने उंगली के इशारे से सामने टेबल पर बज रहा उसका फोन दिखाया। तो नन्ही ने वैभव को न जाने के लिए अपनी गर्दन नामे हिलाकर कहा। तो वैभव वही नन्ही का हाथ थामकर उसके पास बैठ गया। ऋषभ को नन्ही की आवाज नहीं आई, तो ऋषभ भी चुपचाप रहकर नन्ही की सांसों की आवाज सुनने लगा। हेलो। दूसरी तरफ आवाज न आने पर नन्ही ने पहल करते हुए कहा। कैसी हो नन्ही? ऋषभ ने भी अपने सीने पर हाथ रखते हुए नन्ही से पूछा। हाल में बैठे सब ऋषभ की बंद आंखें, खुशी और हैरानी से भरी हुई चेहरे पर लकीरें। ऋषभ जो हमेशा निडर होकर जिया करता था, जिसकी आवाज और शख्सियत इतनी रोबदार थी, वह आज एक लड़की की आवाज सुनते ही इतना नरम दिल हो गया था। नन्ही से बात करते हुए ऋषभ के चेहरे पर कितने भाव आते जाते रहे। आप सब शादी में आ रहे हैं ना? नन्ही ने ऋषभ से पूछा। आप सब आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। नेहा भी यही चाहती है। और तुम क्या चाहती हो नन्ही? ऋषभ ने पूछा। मेरे वहां आने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, आपके आने से मुझे क्या परेशानी होगी? मुझे तो खुशी होगी आपकी आर्या से मिलकर, आपकी पत्नी से मिलकर। आप सबके साथ नेहा की शादी में जरूर आना, नन्ही ने कहा। अगर तुम चाहती हो तो मैं भी नेहा की शादी में जरूर आऊंगा, ऋषभ ने भी उसी तरह जवाब दिया। नन्ही ने फोन वैभव की ओर बढ़ा दिया। वैभव ने ऋषभ से बात की और उन सबको जल्दी आने को कहा और फोन रख दिया। ऋषभ ने फोन रखा और सबकी ओर देखकर हल्के से जमीन की ओर देखते हुए मुस्कुरा दिया। क्या कहा नन्ही ने? साधना ने ऋषभ के पास आकर पूछा। नन्ही ने मुझे खुद इनवाइट किया है। वो चाहती है कि मैं भी शादी में आऊं। तो फिर क्या सोचा आपने? इस बार सवाल अहम ने किया। मैं अभी अपनी टिकट करवाता हूँ। मैं भी आप सबके साथ इंडिया चलूंगा। नन्ही आर्या से मिलना चाहती है। उसके सामने जाकर उसकी बीती जिंदगी को याद दिलाकर उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। लेकिन जब वह खुद चाहती है कि मैं वहां आऊं, तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नन्ही ने मुझे अब दिल से माफ कर दिया है। हम दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। वो अपनी जिंदगी में खुश है और मैं उसे खुश देखकर खुश हूँ। बोलकर ऋषभ सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में चला गया। सबके चेहरे पर सुकून भरे भाव उभर आए। अब तो आप खुश हैं ना? नन्ही ने वैभव की आंखों में देखते हुए कहा। जब से आप मेरी दुनिया में आई हैं ना, तब से मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। और मैं खुश ना रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? वैभव ने भी नन्ही की आंखों में देखते हुए कहा और उसे अपने सीने से लगा लिया। छोड़िए, मुझे जाना है, नन्ही ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। लेकिन मुझे तो आपको अपने पास रखना है और बहुत सारा प्यार करना है, वैभव ने नन्ही को कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा। और कुछ आता है आपको? छोड़िए मुझे, व्योम के पास जाना है, रो रहा होगा वो, नन्ही ने वैभव को घूर कर देखते हुए कहा। कभी वेद, कभी व्योम, कभी नेहा, कभी मॉम डैड, मेरी तो फिक्र ही नहीं है, वैभव ने अपना मुंह फुलाते हुए चेहरा दूसरी ओर करके कहा। चेहरा तो दूसरी ओर कर लिया, अब मुझे छोड़ भी दीजिए। आपकी रोज रोज की ड्रामेबाजी ना, सब पता है मुझे। नन्ही ने खुद को वैभव की पकड़ से छुड़ाया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी। वैभव ने पीछे से जाकर नन्ही की कमर में अपने दोनों हाथ डालकर उसे पीछे खींच लिया। नन्ही ने गुस्से से वैभव को देखा और फिर से उसके हाथ से निकलकर बाहर जाने को हुई। वैभव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वैभव प्लीज, मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में व्योम के पास जाना है। वैभव कुछ कहता उससे पहले ही खुला दरवाजा देखकर नेहा सीधा अंदर आ गई।
नन्ही और वैभव को इतना करीब देखकर नेहा दूसरी ओर घूम गई और हंसने लगी। तुम दोनों भी ना अपना रोमांस का पिटारा लेकर कहीं भी शुरू हो जाते हो। कम से कम वैभव दरवाजा तो बंद कर लिया करो, नेहा ने कहा और दूसरी तरफ चेहरा किए हुए ही जोर जोर से हंसने लगी। और तुम कबाब में हड्डी, वैभव ने नेहा के सामने आकर उसे घूरकर देखते हुए कहा। मैं कहाँ हड्डी, तुम दोनों ही दरवाजा खोलकर लगे हुए थे, कहते हुए नेहा फिर से हंस पड़ी और नन्ही की ओर देखने लगी। नन्ही गुस्से से दोनों को घूरकर देख रही थी। नेहा, तुम भी ना, हटो दोनों, मुझे जाने दो, नन्ही ने कहा। कहाँ जा रही हो, मुझसे शर्मा कर? तुम मत जाओ, मैं चली जाती हूँ, तुम दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू करो, कहते हुए नेहा फिर से हंसने लगी। हाँ तुम जाओ, मैं और नंदी कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे, वैभव ने नंदी की ओर देखकर अपनी एक आंख दबाते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। हाँ मैं जा रही हूँ, मैं तो बस ये कहने आई थी कि व्योम की चिंता मत करना, वो मेरे पास सो रहा है, तुम दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू करो, कहते हुए नेहा हंसकर भागते हुए अपने कमरे में चली गई। नंदी ने एक नज़र वैभव को देखा जो खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। नंदी बाहर की ओर जाने लगी तो वैभव फिर से नंदी के सामने आ खड़ा हुआ। अब कहाँ जा रही हैं आप? व्योम तो नेहा के पास सो गया है, वैभव ने आंखें छोटी करके नंदी को देखते हुए पूछा। वो वो मैं तो वेद को देखने जा रही थी, कहते हुए नंदी साइड से निकलकर बाहर जाने लगी तो वैभव ने अपना एक हाथ घुमाकर नंदी के पेट से होते हुए कमर पर रखा और खींचकर फिर से अपने सामने खड़ा कर दिया। वेद तो मॉम डैड के साथ सो रहा है, तुम्हें पता तो है, वो तो रोज ही उनके कमरे में ही सोता है, वैभव ने नन्ही की खुली कमर पर अपने हाथ से दबाव बनाते हुए कहा। तो नन्ही दूसरी ओर घूमकर अपने सीने पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगी। नन्ही मुस्कुराकर जाने लगी तो वैभव ने उसकी साड़ी का किनारा पकड़ लिया तो नन्ही ने अपने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। अब तो कोई बहाना नहीं है ना, वैभव ने नन्ही की साड़ी के सिरे को अपने हाथ में लपेटते हुए पूछा। नन्ही ने सिर झुकाकर ना में अपना सिर हिला दिया। वैभव ने नन्ही को अपनी बाहों में उठाया और बेड की ओर ले जाने लगा। नन्ही ने शर्माकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वैभव ने नन्ही को बेड पर बैठा दिया और उसके दोनों हाथों को हटाया। नन्ही पलके झुकाकर बैठी हुई थी। तुम आज भी नहीं बदली, 2 साल पहले भी मेरे करीब आने पर तुम ऐसे ही शर्माकर पलके झुका लिया करती थी। 2 साल बाद भी तुम मेरे सामने शर्मा जाती हो। तुम्हें ऐसे पलके झुकाते देख डर जाता हूँ कि कहीं तुम्हें कोई ठेस ना पहुँचा दूँ। वैभव के मुंह से यह शब्द सुनते ही नंदी ने नजरें वैभव की ओर की और उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसकी आंखों में देखने लगी। वैभव के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वैभव नंदी के ऊपर झुकने लगा और अपने एक हाथ से रूम में जल रही लाइट को बंद कर दिया और दोनों अपने प्रेम में खो गए। सुबह नन्ही की नींद खुली तो वैभव के सीने पर सर रखकर सो रही थी। नन्ही ने चेहरा उठाकर वैभव को देखा। वैभव अभी भी नींद में था। नन्ही ने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। नन्ही उठने लगी तो नन्ही को अपनी कमर पर वैभव का एक हाथ महसूस हुआ। नन्ही ने धीरे से वैभव का हाथ हटाना चाहा, लेकिन तभी वैभव करवट लेकर नन्ही की ओर मुड़ा और नन्ही को अपनी बाहों में कसकर सो गया। नन्ही वैभव के चेहरे को देख रही थी। मैंने इनका हाथ हटाना चाहा तो मेरी तरफ करवट लेकर मुझे और कसकर पकड़ लिया। कहीं ये सोने का नाटक तो नहीं कर रहे, नन्ही ने मन में सोचा और वैभव के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गई और देखने लगी। वैभव गहरी नींद में था। नन्ही धीरे धीरे वैभव की बाहों से सरकने लगी और उठकर बैठ गई। वैभव के चेहरे को प्यार से देखा और फिर वैभव के गाल सहलाकर बेड से नीचे उतरने लगी। तभी नन्ही को अपनी साड़ी के पल्लू पर खिंचाव महसूस हुआ। नन्ही ने मुड़कर देखा तो साड़ी का सिरा वैभव के हाथ में था और वैभव उसी तरह आंखें बंद करके लेटा हुआ था। नन्ही ने हैरानी से वैभव की ओर देखा और उसके करीब आकर उसके हाथ से अपनी साड़ी का सिरा छुड़ाने लगी। सोते हुए भी पकड़ कितनी मजबूत है, नन्ही खुद में ही बड़बड़ाई और पल्लू खींचने में लगी रही। काफी देर तक साड़ी नहीं छुड़ा पाई तो नन्ही वैभव को घूरते हुए वहीं बैठ गई। वैभव ने अपनी एक आंख खोलकर नन्ही को देखा तो नन्ही उसे ही घूर रही थी। वैभव ने जल्दी से अपनी आंख बंद कर ली। वैभव के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखकर नन्ही के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। छोड़िए, नन्ही ने तेज आवाज में कहा।
वैभव ऐसे ही अपनी आंखें बंद कर लेटा रहा, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पता है मुझे आप जाग रहे हैं, आंखें बंद करके बस सोने का नाटक कर रहे हैं। आपकी सारी शरारत अच्छे से समझती हूँ मैं, नन्ही ने खींचते हुए कहा और अपनी साड़ी का सिरा वैभव के हाथ से खींचने लगी। वैभव अब अपनी आंखें खोलकर नन्ही को देखकर मुस्कुरा रहा था। अगर आपका मुस्कुराना हो जाए तो छोड़िए मुझे, बहुत काम है, नन्ही ने वैभव से नजरें चुराते हुए कहा। वैभव जल्दी से उठकर बैठ गया और अपने हाथ में पकड़े नन्ही के साड़ी के सिरे को अपनी तरफ खींचा। नन्ही अपने दोनों हाथ गले पर रख वैभव के करीब चली गई। वैभव ने नन्ही को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। नन्ही ने अपनी नजरें झुका लीं और मुस्कुराने लगी। आज तो ऑफिस से छुट्टी है, नेहा की शादी तक, तो आज कोई काम नहीं, काम हम कल से शुरू करेंगे, आज तो बस। बोलते हुए वैभव नन्ही के चेहरे की तरफ देखने लगा। नन्ही ने नजरें उठाकर वैभव को देखा तो वैभव ने नन्ही के कान के पास चूम लिया। नन्ही शर्मा गई और उसने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। वैभव ने एक हाथ से नन्ही का चेहरा अपनी ओर किया। नन्ही ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वैभव का दूसरा हाथ भी नन्ही के चेहरे पर था और दोनों हाथ में नन्ही का चेहरा थामकर अपने होंठ नन्ही के होंठों के पास ले जाने लगा। लेकिन तभी नन्ही ने अपने दोनों हाथ वैभव के सीने पर रखकर उसे जोर से धक्का दिया और भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचकर हंसने लगी। वैभव लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। वैभव को देखकर नन्ही जोर जोर से हंसने लगी। वैभव उठा और नन्ही की ओर हैरानी से देखने लगा। हर बार आपकी चालाकी नहीं चलेगी मिस्टर व्यास, बहुत चालाक समझते हो ना आप खुद को, सोने का नाटक कर रहे थे मेरे साथ। आपकी रग रग से वाकिफ है ये नन्ही व्यास, आपके साथ रहकर मुझे भी कुछ चालाकी समझ आ गई है। बड़े आए मेरे साथ नाटक करने वाले। अच्छा, मतलब मुझसे बचकर भाग रही हो तुम, डर गई? हाँ हाँ, डर गई नन्ही व्यास, वैभव भी हंसते हुए बोला और बेड से नीचे उतरने लगा। बस हाँ, कोई डर वर नहीं रही मैं आपसे, नन्ही ने भी तुनकते हुए कहा। फिर भाग क्यों रही हो? पास आओ, मैं भी तो देखूं कितनी बहादुर हो तुम। वैभव ने नन्ही को अपनी बातों में उलझाए रखा और जल्दी से जाकर नन्ही का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। फिर शरारत से मुस्कुराकर कहा, अब बोलो नन्ही व्यास, कितनी चालाकी सीख ली? और हंसने लगा। नन्ही अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ वैभव को देखने लगी। वैभव कदम बढ़ाए नन्ही की ओर आने लगा। नन्ही की धड़कनों के साथ सांस भी तेज चलने लगी। वैभव नन्ही के करीब आकर, पहली बार तुम्हें बाहों में नहीं ले रहा, इन 2 सालों में अनगिनत पल हम दोनों ने एक दूसरे की बाहों में बिताए हैं। फिर भी जब भी तुम्हें खुद के करीब करता हूँ, तुम्हारी धड़कन शोर करने लगती है, सांसें तेज हो जाती हैं, होंठ कांपने लगते हैं और तुम्हारी ये पलकें अनेकों बार कभी खुलती हैं कभी बंद होती हैं और तुम्हारी इसी अदा पर मैं फिदा हो जाता हूँ। पर तुमसे बार बार प्यार करने पर मजबूर हो जाता हूँ और दिल कहता है कि तुम हमेशा ऐसे ही मेरे सीने से लगी रहो, मैं तुम्हारी खुशबू में खो जाऊं। वैभव ने नन्ही को अपने सीने से लगाए हुए कहा। वैभव की प्यार भरी बातों से नन्ही के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी भर गई। नन्ही ने भी अपनी बाहें वैभव के इर्द गिर्द लपेट ली। दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। कुछ देर बाद वैभव ने नन्ही को सिसकते पाया तो जल्दी से अलग होकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और परेशानी से देखने लगा। क्या हुआ नन्ही, मेरी तरफ देखो, तुम रो रही हो? वैभव ने परेशानी भरे भाव से कहा। नन्ही अपना चेहरा ऊपर ही नहीं कर रही थी। वैभव ने जल्दी से नन्ही को फिर अपने सीने से लगा लिया। जिस मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी मैं, हद से भी ज़्यादा मोहब्बत दी है आपने मुझे। गरूर होता है खुद पर, मैं आपकी पत्नी हूँ। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता, इतनी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गईं, कभी नज़र ना लगे। नन्ही ने वैभव के गले में बाहें डाले हुए उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर कहा। खबरदार, दोबारा खुद के लिए ऐसी बातें की तो तुमसे ज़्यादा काबिल और कोई नहीं है। खुश नसीब तो मैं हूँ कि तुमने मुझे अपनाया है, मुझसे प्यार किया, मेरी ज़िंदगी में आई और मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। वैभव ने नन्ही को खुद से दूर करके उसकी दोनों बाहें पकड़कर कहा। वैभव को इस तरह गुस्सा होते देख नन्ही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नन्ही अपना एक हाथ अपने मुंह पर रखकर हंसने लगी। नन्ही को हंसते देख वैभव की आंखें हैरानी से फैल गईं। वैभव कुछ करता तब तक नन्ही ने उसे बेड पर धक्का दिया और दरवाजा खोलकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। यह चीटिंग है, वैभव ने बेड से उठते हुए कहा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार,
समझे मिस्टर व्यास? नन्ही ने कहा और फिर से हंसने लगी। वैभव नन्ही की तरफ दौड़ा तो नन्ही भी दौड़ते हुए सीढ़ियों तक पहुंची और आगे जाकर आती हुई नेहा से टकरा गई। अरे अरे संभल कर, सुबह सुबह इतनी भाग दौड़, क्या बात है वैभव? पूरी रात से मन नहीं भरा क्या? नेहा ने शरारत से वैभव की ओर देखते हुए कहा। कितनी बेशर्म हो तुम नेहा, नन्ही ने नेहा के कान पकड़ते हुए कहा। फिर दोनों को गुस्से से घूर कर देखने लगी। वैभव ने नन्ही की तरफ देखकर अपनी आंख दबा दी और अपना हाथ पीछे सर पर ले जाकर खुजलाने लगा। अरे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, नेहा ने चिल्लाकर कहा। नन्ही ने उसका कान छोड़ दिया और चेहरा फेर कर खड़ी हो गई। वैसे तुम दोनों इतनी सुबह सुबह उठ गए, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों आज पूरा दिन रूम से बाहर नहीं निकलोगे। आफ्टर ऑल आज से तुम दोनों की ऑफिस की छुट्टी जो है। नेहा ने तिरछी नज़र से मुस्कुराकर नन्ही की तरफ देखते हुए कहा। तुम जो कह रही हो वही होने वाला था, लेकिन मेरी पत्नी को तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है, मुझे धक्का देकर दूर भागती रहती है। वैभव ने टेढ़ी सी शक्ल बनाते हुए नेहा से कहा तो नन्ही खींच गई। नेहा जोर जोर से हंसने लगी। तुम दोनों का रोमांस, तुम दोनों की बातें, तुम दोनों की मोहब्बत सब मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो व्योम के लिए दूध लेने गई थी। तुम दोनों अपना कंटिन्यू रखो, मैं जाती हूँ, व्योम को दूध पिला देती हूँ। नेहा ने दोनों को देखते हुए कहा और अपने रूम की ओर चली गई। नन्ही भी नेहा के पीछे जाने लगी तो वैभव ने आगे बढ़कर नन्ही का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। नन्ही सीधा वैभव के सीने से जा टकराई। वैभव ने नन्ही के दोनों हाथों को पीछे की तरफ किया और उसके होठों से होठ लगा दिए। नन्ही ने अपने हाथ छुड़ाए और वैभव को खुद से दूर करने लगी तो वैभव ने नन्ही की कमर कसकर पकड़ ली। किस करने के बाद वैभव ने नन्ही को छोड़ा तो नन्ही अपने दोनों हाथों से वैभव के सीने पर मारने लगी। वैभव मुस्कुराते हुए नन्ही को देख रहा था। नन्ही ने वैभव को मुस्कुराते हुए देखा। नन्ही ने अपने निचले होठों को दांतों में दबा लिया और पलटकर चली गई। नेहा के रूम के बाहर जाकर नन्ही ने पलटकर वैभव की ओर देखा तो वैभव हाथ की घड़ी बांधे अपने होठों को दांतों से दबाए जाती हुई नन्ही को ही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। नन्ही ने अपना सर झटका और मुस्कुराकर नेहा के रूम में चली गई। हाल में सब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेघा, राजेंद्र जी, नेहा और वेद एक साइड बैठे थे। नन्ही और वैभव दोनों दूसरी साइड की चेयर पर बैठे थे। मेड खाना परोस रही थी। सबने खाना शुरू किया। वैभव की नज़र बार बार नन्ही की ओर जा रही थी, लेकिन नन्ही का सारा ध्यान खाना खाने में था। सामने बैठी नेहा खाना खाते हुए मुंह नीचे करके वैभव को देखकर हंस रही थी। वैभव नेहा को हंसते देख घूर रहा था। नन्ही ने सामने हंसते हुए नेहा को देखा, फिर वैभव की ओर देखकर घूरने लगी और मुंह फुलाकर फिर से खाना खाने में व्यस्त हो गई। वैभव भी बेबस सा अपना खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद नेहा, नन्ही और वैभव बच्चों को मेघा जी के पास छोड़कर तुरंत रेडी होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। शॉपिंग मॉल पहुंचकर सबसे पहले नेहा के लिए शादी के लहंगे देखने लगे। नन्ही एक एक करके नेहा पर सब लहंगे लगाकर देख रही थी, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आ रहा था। नेहा लहंगे खुद पर लगाकर थक गई तो वह साइड में लगे सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ? नन्ही ने एक और लहंगा नेहा की ओर बढ़ाते हुए पूछा। क्या नन्ही, थक गई हूँ मैं, तुम्हें कोई लहंगा पसंद ही नहीं आ रहा है? नन्ही जोर जोर से हंसने लगी। बात वो नहीं है, लहंगे तो मुझे सब पसंद आ रहे हैं और तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे तो तुम हर लहंगे में बहुत प्यारी लग रही हो, नन्ही ने नेहा के गाल सहलाकर कहा और बाकी लहंगे देखने लगी। वो मायूस सी फिर खड़ी होकर आईने में लहंगा खुद पर लगाने लगी। नन्ही अब तक कितने ही लहंगे देख चुकी थी। नेहा ने लहंगा खुद पर लगाया और नन्ही की तरफ देखा तो नन्ही ने नाक सिकोड़ ली और नामे गर्दन हिलाते हुए दूसरा लहंगा देखने लगी। नेहा मासूम सा चेहरा बनाकर फिर वहीं सोफे पर बैठ गई। दूसरे सोफे पर बैठा वैभव दोनों हाथ छोड़ी पर टिकाकर कभी नन्ही और कभी नेहा को देख रहा था। नन्ही ने एक बार भी नज़र उठाकर वैभव की ओर नहीं देखा। नन्ही के इग्नोर करने से वैभव चिढ़ गया था। वैभव उठकर आया और नन्ही की बाँह पकड़कर साइड में लगे पर्दे के पीछे ले गया। वैभव को ऐसे नन्ही को ले जाते देख नेहा की आंखें हैरानी से फैल गईं। नेहा ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और पर्दे की तरफ देखने लगी।
जहाँ वैभव नन्ही को ले गया था। ये क्या हरकत है? पागल तो नहीं हो गए आप? नन्ही वैभव से अपनी बाँह छुड़ाने लगी। हाँ, पागल हो गया हूँ, क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझसे बात भी नहीं कर रही, मेरी तरफ देख भी नहीं रही, वैभव ने भी चिढ़ते हुए कहा। नन्ही अपनी आंखें छोटी करते हुए वैभव की ओर देखने लगी। इग्नोर? मैं क्यों करूँगी आपको इग्नोर? मैं तो बस वो नेहा के लिए लहंगा देख रही थी। जाने दो मुझे, नेहा क्या सोच रही होगी। कहते हुए नन्ही बाहर जाने लगी। वैभव ने फिर से नन्ही का हाथ खींच उसे दीवार से लगा दिया। नन्ही हैरानी से वैभव की ओर देखने लगी। वैभव की आंखों में नमी देखकर नन्ही झट से वैभव के सीने से लग गई। वैभव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नन्ही ने अपने दोनों हाथों से वैभव का चेहरा थामा और उसके माथे पर किस कर दिया और पर्दा हटाकर बाहर नेहा के पास चली गई। वैभव भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ गया। नेहा अभी भी अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर बड़ी बड़ी आंखें करते हुए उन दोनों को देख रही थी। नन्ही ने नेहा के सर पर हल्की सी चपत लगाई। वैभव उनके पास आया और एक लहंगा उठाकर नेहा को दिया। नेहा लहंगा ट्राई करने चली गई। वैभव और नन्ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। दोबारा मुझे कभी इग्नोर मत करना। बेचैन हो जाता हूँ मैं जब तुम मेरी तरफ देखती नहीं और मुझसे बात नहीं करती। वैभव ने थोड़ी नाराजगी से नन्ही से कहा। मैं खुद भी आपसे बात किए बिना नहीं रह सकती और आपको देखे बिना तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकती। नन्ही ने वैभव की ओर देखते हुए कहा। नन्ही, वैभव ने थोड़ा तेज आवाज में कहा तो नन्ही आसपास देखने लगी और अपने कान पकड़ लिए। वैभव ने उसके हाथ उसके कान से हटाकर, कुछ भी बोलती हो तुम। तभी नेहा आई और उनके सामने खड़ी हो गई। कोई मेरी तरफ भी देख लो, रोमांच से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम दोनों मुझे देखोगे। लहंगे खुद पर लगा लगा कर ट्राई करके थक चुकी हूँ मैं, और तुम दोनों को यहाँ भी अपने प्यार भरे इशारों की पड़ी है, नेहा ने खींचते हुए कहा। नेहा की आवाज़ सुनते ही वैभव और नन्ही की नज़र नेहा पर पड़ी। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ब्यूटीफुल। नन्ही और वैभव के बोलने से पहले ही एक आवाज़ उनके कानों में गूंजी। तीनों ने आवाज़ की दिशा में देखा तो सामने रॉयल ब्लू कलर की टी शर्ट पहने, साथ में ब्लैक जीन्स, एक हाथ में एक्सपेंसिव घड़ी, आंखों पर चश्मा लगाए एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। वाट ए प्रेजेंट सरप्राइज। विराज, तुम यहाँ? वैभव ने लड़के की तरफ आकर उसे गले लगाते हुए कहा। उस लड़के को देखते ही नन्ही की नज़र नेहा पर गई तो नेहा की नज़रें झुक चुकी थी। नेहा एकटक जमीन को देख रही थी। नन्ही ने नेहा के कंधे पर अपने कंधे से मारा और उस लड़के की ओर बढ़ गई। उस लड़के ने भी वैभव को गले लगाया और फिर नन्ही की तरफ आकर नन्ही के आगे हाथ जोड़ते हुए नमस्कार किया। मैं आज सुबह ही इंडिया आया। मॉम डैड चाहते थे कि मैं जल्दी यहाँ पहुँच जाऊँ, इसलिए सुबह ही पहली फ्लाइट से यहाँ आ गया। शादी को दिन ही कितने बचे हैं? विराज ने तिरछी नज़रों से नेहा को देखते हुए कहा। तो नेहा अभी भी लहंगा पहने हुए जमीन की ओर देख रही थी। वैभव और नन्ही एक दूसरे के पास खड़े हो गए, हौले से मुस्कुराते हुए नेहा को देख रहे थे। विराज धीरे धीरे कदम बढ़ाकर नेहा के सामने खड़ा हो गया। आपने तो कहा था कि जब भी आपके सामने आऊँगा तो आप मुझसे नज़रें मिलाकर बात करेंगी, लेकिन जब से आया हूँ आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। विराज ने नेहा के चेहरे को देखते हुए कहा। नेहा ने नज़रें उठाकर विराज की ओर देखा। मैं लहंगा चेंज करके आती हूँ, कहते हुए नेहा चेंजिंग रूम की ओर भाग गई। विराज नेहा को देखता रह गया। वैभव और नन्ही हंसते हुए विराज के पास आए। नेहा ऐसी ही है, कहती तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाती, नन्ही ने कहा और हंसने लगी। हाँ नन्ही भाभी, फोन पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और सामने देखो, जुबान तो क्या, आंखें भी मेरे सामने नहीं खुलती। लेकिन तुम सीधे यहाँ? वैभव ने कहा। हाँ, मम डैड परसों इंडिया आ गए थे, वह 2 दिन से दिल्ली में थे, पर मेरे साथ ही यहाँ मुंबई आए हैं। नेहा को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना बताए आया। फ़ोन किया तो नेहा ने मैसेज कर दिया कि वह शॉपिंग करने आई है, तो सोचा यहाँ आकर सरप्राइज कर दूँ। लेकिन यहाँ आया तो नेहा को शादी के जोड़े में देखकर खुद ही सरप्राइज हो गया, विराज ने कहा। विराज की बात सुनकर नन्ही और वैभव दोनों हंसने लगे। यही मैं सोच रहा था कि नेहा ने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो, लेकिन अब पता चला कि उसे तो खुद ही मालूम नहीं था, तभी तो इस तरह भाग गई। चेंजिंग रूम में जाकर नेहा अपने सीने पर हाथ रख हाँफ रही थी। विराज यहाँ? सुबह ही बात की और मुझे बताया भी नहीं,
कि इंडिया में है। इस तरह चले आए। नन्ही और वैभव क्या सोच रहे होंगे। उनका छोड़ो, मैं क्या करूंगी, कैसे बात करूंगी, उनके सामने कैसे जाऊंगी। हे भगवान, कितनी नर्वस हो रही हूं मैं। लाइफ में मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी को देखकर इतनी नर्वस फील कर रही हूँ। नेहा खुद में ही बड़बड़ा रही थी और फिर चेंज करके बाहर आ गई। बाहर नन्ही और वैभव विराज से बातें कर रहे थे। नेहा आई और लहंगा नन्ही के हाथ में देकर साइड पर खड़ी हो गई। नन्ही और वैभव लहंगा लेकर काउंटर की तरफ बढ़ गए। नेहा भी उनके पीछे चल पड़ी। अरे अरे, तुम कहाँ? नन्ही ने अपने पीछे आती हुई नेहा को रोककर कहा। मैं भी तो तुम दोनों के साथ ही चलूंगी, नेहा ने कहा। हाँ, तो हम दोनों घर थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो अपने लिए कपड़े देखने जा रहे हैं। तुम जाओ विराज के साथ, तब तक हम दोनों खुद पहनने को शादी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं। वैभव नेहा के पीछे खड़े विराज की ओर देखते हुए कहा और नन्ही का हाथ थामकर आगे बढ़ गया। हाँ, तो मैं भी तो तुम दोनों के साथ चलूंगी, तुम दोनों को कपड़े सिलेक्ट करने में हेल्प करवा दूंगी, नेहा ने कहा और उनके पीछे चलने लगी। नहीं, यह काम मैं और वैभव कर लेंगे। तुमसे खुद के लिए तो लहंगा सिलेक्ट नहीं हो रहा था, हमारी मदद क्या करोगी? और तुम तो जानती हो मैं वैभव की पसंद के कपड़े पहनूंगी और वैभव मेरी पसंद के, इसलिए हम दोनों के बीच तुम्हारा क्या काम। तुम जाओ विराज के साथ मिलो, बातें करो। आखिर इतने टाइम बाद तुम दोनों मिल रहे हो और 10 दिन में तुम दोनों की शादी है, तो एंजॉय योर टाइम, नन्ही ने मुस्कुराकर कहा और वैभव के साथ चली गई। नेहा खड़ी रह गई। नेहा को नन्ही और वैभव पर गुस्सा भी आ रहा था। विराज वैभव के साथ अक्सर बिजनेस मीटिंग में मिला करता था, जहां उसकी मुलाकात नेहा के साथ भी होती थी। यह मुलाकात प्रोफेशनल होती थी, लेकिन धीरे धीरे विराज नेहा को पसंद करने लगा। नेहा को इस बात का पता ही नहीं था। पिछले 2 साल में वैभव ने विराज के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे किए थे, इसलिए दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब विराज के मन की बात वैभव को पता चली कि वो नेहा को पसंद करता है, तो वैभव ने नेहा से बात की, लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ना तो नेहा ने कभी विराज के बारे में सोचा था और ना ही उससे ज़्यादा मिली थी। लेकिन कब तक नेहा अकेले ज़िंदगी गुजार सकती थी? उसे भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना ही होगा। उसे भी जीवन साथी की ज़रूरत है, जो हर सुख दुख में साथ रहे, हर कदम पर नेहा को संभाल सके। इसलिए नन्ही और वैभव ने मिलकर नेहा के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया। नेहा को कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि नेहा शादी नहीं करना चाहती थी। वैभव और नन्ही जिस लड़के को पसंद करते हैं, घर बुलाते हैं, नेहा उस लड़के को कोई ना कोई कमी निकाल कर मना कर देती। फिर जब नन्ही के समझाने पर कि विराज उसे बहुत चाहता है, उसे विराज से शादी कर लेनी चाहिए, नेहा विराज में कोई कमी नहीं निकाल पाई। कब तक वो लड़कों में कमी निकाल कर रिश्तों को मना करती रहेगी? इससे पहले वैभव और नन्ही किसी और अजनबी से उसकी शादी करा दें, इससे अच्छा तो विराज से शादी कर ले। कम से कम उसे थोड़ा बहुत जानती तो है। तब जाकर नेहा ने विराज से शादी करने के लिए हाँ कर दी। विराज अग्रवाल एक बहुत अच्छा लड़का था। सेटल बिजनेस था उसका। घर में सिर्फ मॉम डैड इकलौता लड़का था। विराज को पता चला कि नेहा ने शादी करने के लिए हाँ कर दी है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन विराज नेहा से मिल नहीं पाया। एक दिन विराज को अचानक इंडिया छोड़कर अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बिजनेस करने का मौका मिला। विराज ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था और वह जल्द से जल्द नेहा से शादी करके उसे भी अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता था। लेकिन नेहा को कुछ वक्त चाहिए था, इसलिए नेहा की बात मानकर विराज ने सिर्फ सगाई की बात सबके सामने रखी। तो विराज के अमेरिका जाने से पहले दोनों की सगाई कर दी गई थी। सगाई के दूसरे दिन विराज अमेरिका चला गया था। विराज को नेहा से मिलने का वक्त ही नहीं मिला। दोनों सिर्फ फोन पर ही बात करते थे। दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया था, क्योंकि जब भी बिजनेस के मामले में दोनों मिले थे, तो हाय हेलो से ज़्यादा कोई बात ही नहीं हुई थी। सगाई के बाद नेहा फ़ोन पर तो विराज के साथ कंफर्टेबल थी, लेकिन विराज के सामने फेस टू फेस बात करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए नेहा अकेले में विराज के साथ नहीं रुकना चाह रही थी। लेकिन नन्ही और वैभव तो नेहा को छोड़कर चले गए, पर नेहा की हिम्मत नहीं हो रही थी पलटकर विराज को देखे भी। पीछे खड़ा विराज अपने दोनों हाथ जेब में डाले मुस्कुराकर नेहा की ओर ही देख रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।